कि जिस शहर में मैं रहता हूँ उस शहर में न्यूसेंस वैली बहुत ज्यादा है। आजकल के बच्चे सुनते ही नहीं है। पहले हमारे माँ बाप तो हमें कभी भी कान के नीचे एक लगा दिया करते थे। ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 100% किसी को भी सेटिस्फाई कर सको। मैं आपको समझाऊं स्नोरिंग होती कैसे। हम एक प्लास्टिक का पतला पाइप ले और उसमें हवा तेज खींचे तो पिचक जाएगा, हवा डालिए तो फूल जाएगा। सो यही सिंपल कंसेप्ट है, यही सिंपल फिजिक्स है। वर्स्ट साउंड क्या होता है? ट्रैफिक का साउंड या फिर ईयरफोन्स का? हमारे पास अभी भी कई पेशेंट्स ये आते हैं कि हल्का सा कुछ वो गर्म पानी के गरारे इतने करते हैं कि उसी से मुंह छिप जाता है। आज का हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है अजी सुनते हो। आज का हमारा पॉडकास्ट का टॉपिक है अजी सुनते हो। तो ये मुझे लगता है आपने लाइन कई बार सुनी होगी, या दिन में आप 10 बार तो सुनते ही होंगे हर किसी से कि सर सुनिए सर, या फिर आप अपने पार्टनर से भी सर सुन लीजिए, आप सुन रहे हैं क्या, और फिर आप हाँ सुन रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं अपना पहला क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगी सर। मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हमने जो इतने सारे सुनते हो सुने हैं, हम उन्हीं चीजों को क्यों सुनते हैं जहाँ पे सिर्फ हमारे मतलब या काम की बात हो, बाकी चीजों को यार सॉरी यार ध्यान नहीं दे पाया या सॉरी यार नहीं हो पाया करके टाल क्यों देते हैं? ये सुनने का नहीं, ये मैं कहूँगा अपने माइंड फ्रेम का है ये। बिकॉज आपके ब्रेन तक तो सारी आवाजें पहुंची, आपके ब्रेन ने किसको कितनी इंपॉर्टेंस दी ये तो उसका नजरिया है जी। तो सर वैसे हमारे पास सारी जानकारी तो है कि एक ईएनटी क्या होता है, बट आप अगर हमें बताना चाहें कि एक ईएनटी करता क्या है, क्या क्या मेन उसकी प्रोसेस है, एक ईएनटी की बीमारियां क्या क्या हैंडल करते हैं, और क्या प्रोसेस होता है एक ईएनटी का जो आप रेगुलर बेसिस पे फेस करते हैं? देखिए, एज अ जनरल पब्लिक, जो पब्लिक को मालूम है, जैसे कि हम नाक कान गले के डॉक्टर्स हैं, तो नाक कान और गले के मैक्सिमम बीमारियां उसमें आ जाती हैं। कान में कम सुनना, कान बहना, कान की कोई परेशानियां हो, नाक के मस से, नाक में कोई भी एलर्जी है, खून आना है, मस्से हैं, गले में थायराइड की दिक्कत है, कोई भी सूजन है, आवाज में बदलाव है, ये सारी चीजें उसमें आती हैं। लेकिन कुछ अलग चीजें हैं, जैसे मैं कहता हूँ चक्कर आना है। चक्कर आना बेसिकली लोगों को लगता है कि नीरों की चीज है, बट एक्चुअल में नीरों की चीज तब होती है कि चक्कर के साथ उसको कुछ और दिमागी बीमारी हो तो। अगर क्योंकि बैलेंस जो होता है वो कान के द्वारा होता है, कान के अंदर एक ऑर्गन बोलते हैं जिसको वेस्टिब्यूल होता है, तो उससे बैलेंस मेंटेन होता है। तो हमें ये देखना होता है उसका कॉज क्या है। तो पब्लिक को ये नहीं मालूम कि चक्कर में ईएनटी का भी रोल होता है, तो उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है ईएनटी का है कि नहीं। एंड नॉर्मली चक्कर में बहुत से पेशेंट्स में ईएनटी का ही रोल होता है। ऐसे ही स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया का जो घुर्राटे लेते हैं रात में सोते समय, जी सर, उसमें ईएनटी का एक बहुत मेजर रोल है। तो सर टू कंटिन्यू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि जो हम लोग कहते हैं ना कि स्नोरिंग, जैसे कि अभी आप बता रहे थे कि स्नोरिंग जो है, हमें हमारे पेरेंट्स या हमारे दादाजी नाना जी इतनी तेज स्नोर किया करते थे कि हमें तीसरे चौथे कमरे तक आवाज आ रही होती थी कि मत करिए, सो नहीं पा रहे हैं। पर आजकल एक यंगस्टर्स में भी काफी कॉमन प्रॉब्लम जानी चाहिए, तो इसका क्या एक इलाज हो सकता है या इसका कोई एक रेमेडी है जो हम खुद से अपना सकते हैं? देखिए, आपने स्नोरिंग के लिए जो पूछा, स्नोरिंग को हमें पहले ये समझना होगा कि इट इज अ सिंपल स्नोरिंग और इट इज अ स्लीप एपनिया। दो अलग चीजें होती हैं। पहली चीज मैं आपको समझाऊं स्नोरिंग होती कैसे है। जी। हम एक प्लास्टिक का पतला पाइप लें और उसमें हवा तेज खींचे तो पिचक जाएगा, हवा डालिए तो फूल जाएगा। सो यही सिंपल कंसेप्ट है, यही सिंपल फिजिक्स है। हम हवा छाती से खींचते हैं सोते समय, जब पूरी विंड पाइप नाक से लेके छाती तक, ट्रैकिया तक सब वो रिलैक्स हो गई, तो जब हवा खींच रही है तो वो अंदर पिचक रहा है। क्योंकि वो अंदर पिचक रहा है तो उसमें जो वाइब्रेशंस हो रहे हैं उससे स्नोरिंग हो रही है। दैट इज प्लेन स्नोरिंग। अब कितना ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है उस पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है तो उसकी पर्टिकुलर ग्रेडिंग होती है जिसको हम एचआई इंडेक्स बोलते हैं। उसके अकॉर्डिंग चेक होता है कि हाँ दिस इज प्लेन सिंपल स्नोरिंग और स्लीप एपनिया, दो में हम डिफरेंशिएट करते हैं। स्लीप एपनिया अगर हो रहा है जिसमें ऑक्सीजन लेवल फॉल हो रहा है,
तो वो एक मेजर हेल्थ रिस्क होता है, क्योंकि जो पब्लिक को दिखता है कि हाँ मॉर्निंग में टीवी देखते हुए नींद आना, गाड़ी चलाते हुए झपकी आना, जी कुछ पढ़ रहे हैं नींद आ जाना, सुबह उठते ही हैवीनेस रहना, इरिटेबिलिटी होना, ये सब उसके सिम्टम्स हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म में न्यूरोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल एंड कार्डियक भी, हार्ट के ऊपर भी उसके मेजर साइड इफेक्ट सब होते हैं। तो अगर इफ इट इज स्लीप एपनिया तो उसका अर्जेंट ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है, जो पब्लिक तक अभी अवेयरनेस ही नहीं पहुंच पाती है कि हाँ ये जरूरी है। अगर सिंपल स्नोरिंग है तो सिंपल स्नोरिंग में हम ट्रीटमेंट तभी बोलते हैं अगर उसका कोई सोशल कॉज है। सोशल कॉज मींस या तो मैरिटल प्रॉब्लम हो रही हो कि भैया कि हस्बैंड वाइफ ही साथ में नहीं रह पा रहे, उतनी लाउड नॉइज है, या कई बार सोशल एम्बैरेसमेंट होता है कि वो लोग बाहर जाके सोसाइटी में नहीं सो पा रहे हैं, कि शादी में गए इतनी स्नोरिंग हो रही है, या ट्रेन में जा रहे हैं इतनी स्नोरिंग हो रही है कि लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो अगर कोई सोशल कॉज है तो हम सिंपल स्नोरिंग का ट्रीटमेंट की बात करते हैं। लेकिन अगर स्लीप एपनिया हो गया, वही स्नोरिंग का एक बड़ा वर्जन मान ले, तो बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजन उसका ट्रीटमेंट बहुत जरूरी होता है। और सर एक ऐसी मिथ भी मैंने ऑफ कोर्स सुनी है, या हम सब ने कभी ना कभी तो सुनी ही होगी, कि बहुत थकान हो गई होगी इसलिए वो स्नोर कर रहा है या खराटे ले रहा है या एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या थकान का या बॉडी की फिजिकलिटी का उससे कोई फर्क पड़ता है? हाँ, मोस्ट कॉमन स्नोरिंग की वजह जो होती है इज फैट। ओके, बॉडी फैट, हमारा वेट बढ़ेगा, स्नोरिंग बढ़ जाएगी। ओके, तो सिमिलरली अगर जो लोग ड्रिंक्स करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, उसमें स्नोरिंग ज्यादा होती है। वही लोग अगर ड्रिंक ना करें, स्नोरिंग ना करें, स्नोरिंग उनकी कम हो जाएगी। सिमिलरली अगर आप बहुत स्पाइसी फूड खा के अगर सोए, हैवी मील्स खा के सोते हैं, स्नोरिंग बढ़ जाती है। थकान ज्यादा होगी, बॉडी सोते समय ज्यादा लैक्स करेगी, स्नोरिंग बढ़ेगी। इफ यू आर इन अ हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर सिंपल स्नोरिंग है तो हमारा बेसिक ट्रीटमेंट ही होता है हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल, ऑफ कोर्स। तो अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल पे जाएंगे, सिंपल स्नोरिंग अपने आप कम हो जाती है। ओके, दैट वाज वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सर। टू कंटिन्यू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आपने कभी डू यू हैव चिल्ड्रन? या आई हैव 2 daughters। यू हैव 2 daughters। तो ऑफ कोर्स आपने तो सुना होगा कि आपकी बेटी या आपके बच्चे अगर कभी भी कुछ भी दिक्कत दे तो बोला होगा ना, एक कान के नीचे लगा दीजिए सब ठीक हो जाएगा। या आजकल के बच्चे सुनते ही नहीं है, पहले हमारे माँ बाप तो हमें कभी भी कान के नीचे एक लगा दिया करते थे। आजकल थप्पड़ से ज्यादा हमारे कान के नीचे फोन्स रह रहे हैं सर। तो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑन अ कॉल व्हाट इज द ड्यूरेशन टू टॉक, लाइक व्हाट इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑन 24 आवर सर्कल? सी बहुत वेरी करता है जी, कि उसमें कई रीजंस होते हैं। एक, अगर आप लैंडलाइन फोन पे हैं जी, तो मैं कहूंगा हार्डली कोई दिक्कत है, अनटिल अनलेस आपका बॉडी पोस्चर ठीक है। कई लोग होते हैं कि फोन को कंधे पे लगा के यूं करके बात कर रहे हैं, तो वो आपके नेक पे स्ट्रेन आ रहा है। और यही चीज आप लंबे लंबे रोज आधे घंटे करेंगे, हफ्ता 10 दिन भी करेंगे, तो आपको नेक में पेन स्टार्ट हो जाएगा। सो इट इज नॉट द फोन, इट इज द पोस्चर। इज द पोस्चर, ओके। सेकेंडली, अब हम लैंडलाइन फोन की जगह अगर मोबाइल पे जा रहे हैं तो मोबाइल में वॉल्यूम की दिक्कत नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत आती है रेडिएशन की। स्क्रीन गर्म हो जाती है, आपने डायरेक्टली लगा के रखा हुआ है, तो कई बार यहाँ पे आपको हीट सेंसेशन होगा, जॉइंट में पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर वही चीज अगर आप लाउड स्पीकर पे बात कर रहे हैं, दिक्कत नहीं होती है। तो हमें अपना बॉडी पोस्चर ठीक रखना है, रेडिएशन से दूर रहें, एंड वॉल्यूम मिनिमल पे रखें। तो वही आप अगर मोबाइल की जगह लैंडलाइन आप डायरेक्टली सीधे बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और वॉल्यूम लिमिटेड है, तो आप 2 घंटे बात करिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इट्स अ नॉर्मल वॉल्यूम व्हिच इज गोइंग इन विदाउट एनी रेडिएशन। ओके, देन इट इज जो हम पुराने जमाने में तो मोबाइल्स थे नहीं, लैंडलाइन पे ये चीजें कभी क्वेश्चन उठता ही नहीं था पहले, बिकॉज उनकी वॉल्यूम इतनी तेज होती ही नहीं थी, और आपका पोस्चर सीधा रहता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपको क्या लगता है, जब खतों का जमाना हुआ करता था, जब लोग खत लिखा करते थे या टेलीफोन पे मिस कॉल मारा करते थे, नॉट ऑन फोन्स, तो तब के लोगों में क्या कम ईयर ड्रम्स की बीमारियां आती थी, या क्या ऐसा होता है? ईयर ड्रम की तो मैं नहीं कहूंगा, ईयर ड्रम का डैमेज इससे नहीं होता है, ईयर ड्रम का डैमेज के रीजंस अलग होते हैं। बट हाँ, जो जॉइंट पेन्स, नेक पेन्स, हेडेक्स, माइग्रेन, हेयरिंग लॉस मिनिमल, कान में सीटी बजना, ये चीजें बढ़ गई हैं। ऑफ कोर्स। तो सर जैसे कि मैंने सुना है, यू हैव डन मोर देन 300 सर्जरीज, एम आई करेक्ट? कॉक्लियर इम्प्लांट। कॉक्लियर इम्प्लांट्स,
ओके, सो व्हाट इज कॉकलियर इम्प्लांट इन अ वेरी इजी लैंग्वेज जिससे हमारे दर्शकों को समझ में आए, एंड व्हाट मेड यू चूज ENT एंड व्हाट मेड यू चूज दिस फील्ड? See, first, what made me choose this field was just my passion from the very जब मैं PG लिए थे मुझे ENT का choice था मेरा, so that was my passion, so that's why I chose it. Second part of the question, cochlear implant. कॉकलियर इम्प्लांट, ऑफ कोर्स। कॉकलियर इम्प्लांट मैं दो पर्सन्स का डिफरेंस बताऊंगा, एक अडल्ट्स में और एक बच्चों में। बच्चे अगर हम उनको प्रीलिंगुअल एंड पोस्टलिंगुअल बोलते हैं, प्रीलिंगुअल जिन्होंने बोलना नहीं सीखा उसके पहले से ही, मतलब वो पैदाइशी गूंगे बहरे हैं। ओके। जो पैदाइशी गूंगे बहरे हैं वो क्योंकि वो सुनते नहीं है इसलिए बोलते नहीं है। या हिंदुस्तानी बच्चा हिंदी बोलता है, अमेरिकन बच्चा इंग्लिश बोलता है, ऊपर वाले ने उसकी कोई हार्ड डिस्क पे फीड करके नहीं भेजा है, क्योंकि उसने वो सुना इसलिए उसने वो बोला। तो जो ब्रेन सुनता है वो बोलता है, क्योंकि ब्रेन ने सुना नहीं इसलिए बोला नहीं। तो गूंगे बहरे बच्चों में प्रॉब्लम बोलने की नहीं है, प्रॉब्लम सुनने की है। तो अगर हमने राइट टाइम पे, राइट टाइम होता है इसका आइडियल टाइम होता है 1 साल, लेकिन 5 साल के अंदर भी करें तो रिजल्ट ठीक है। राइट टाइम पे उनको डायग्नोस कर लें, या तो अगर थोड़ी बहुत सुनने की कमी है तो सुनने की मशीन, एक लिमिट से ज्यादा कमी है तो फिर ऑपरेशन करके नया नस लगा। बेसिकली वो इम्प्लांट में कुछ नहीं, सुनने की नस है एक आर्टिफिशियल जो आपने नई नस लगा दी। अच्छा। तो क्योंकि वो सुनने लगते हैं तो फिर वो बोलने लगते हैं। तो ये तो बात हुई गूंगे बहरे बच्चों की, बट उसमें बस ये होता है कि जितनी जल्दी वो डॉक्टर के पास आए उतना फायदा रहता है। एक दूसरी श्रेणी होती है अडल्ट्स की। जी सर। अडल्ट्स में स्पेशली एल्डरली में, बुढ़ापे में, जब उनको एज की वजह से सुनने में कमी होती जा रही है, तो एक लिमिट तक सुनने की मशीन काम करेगी, एक लिमिट के बाद वो मशीन काम नहीं करती। जैसे चश्मा है, हमने एज के साथ हमने चश्मा लगाया, एक लिमिट के बाद वो कैटरैक्ट हो गया तो हमें लेंस ही बदलवाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स। सेम नस की है। हाँ। एक लिमिट तक सुनने की मशीन कुछ नहीं है, एक तरह का एक लाउड स्पीकर है एडवांस्ड। तो मशीन अगर नस है तभी वो आवाज को उठा के अंदर तक ले जा पाएगी। अगर नस ही खत्म हो गई तो आप कितना भी तेज लाउड स्पीकर कर ले, आवाज अंदर जाएगी। तो वो हमें नस ही बदल के नई नस लगा देते, दैट इज कॉकलियर इम्प्लांट। वो अडल्ट्स में भी होता है। तो सर, डज इट हैव लाइक, डू यू नीड टू रिपेयर इट from time to time, the nerve, or it just... नहीं, इट्स जो इम्प्लांट मशीन, इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है वो। ओके। तो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है जो ऑपरेशन करके अंदर रख गया, वो परमानेंट होता है, वो लाइफ में फिर कभी नहीं चेंज किया था अनटिल अनलेस कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। जो एक्सटर्नल डिवाइस है उसमें बेसिकली बैटरी होती है, तो वो एक मैग्नेट से स्टिक होता है, जब आप चाहे निकाल के उसमें बैटरी चेंज करके लगा सकते हैं। सो if we are talking about the permanent जो हमारा nerve जो आप implant बता रहे हैं, तो the hearing is as clear as any normal person? थोड़ा डिफरेंस होता है, इसलिए उसमें स्पीच थेरेपी की जरूरत पड़ती है। अच्छा, ओके। Because but see, this is the technology being developed for last 40-50 years. तो अब जो recent developments हैं, like हमारे हॉस्पिटल में माधव नगर में we have a station जहां कंपनी हैज गिवन कि आप वो इम्प्लांट की आवाज सुन सकते हो, बट नॉर्मली आई डोंट इंडोर्स दैट बिकॉज वो बहुत ज्यादा क्लियर है। ऑफ कोर्स, थोड़ा सा तो एकदम ही क्लियर है तो मुझे भी फील होता है इतनी क्लियर कैसे आ रही है, बट आई टेल देम, जो भी पेशेंट सुनते हैं तो मैं बोल देता हूँ ये कंपनी का मॉडल है, मेरा नहीं है, तो इफ यू वांट यू कैन क्रॉस चेक विद द कंपनी। बट हाँ, बिकॉज वही चीजें जो पहले थी फॉर लास्ट, मैं क्योंकि 2009 से ऑपरेशन कर रहा हूँ जी, तो पिछले 15 साल में जो मैंने डेवलपमेंट्स देखे हैं इसके, तो अब बहुत रिफाइंड हो चुकी हैं ये चीजें, बहुत डेवलप हो चुकी हैं। तो हाँ, इट इज वेरी क्लोज टू नॉर्मल साउंड, ये तो मैं कहूँगा। ओके, सो सर, जैसे कि हम बोलते हैं कि हमारे नाक में या गले में कभी कोई प्रॉब्लम होती है या कान में, ऑफ कोर्स, टू बी वेरी पर्सनल, with a very personal experience, when I was younger and I used to had cold, है ना, तो I used to get these eardrums में जो फूल जाते थे, है ना, और उसमें ना दर्द चालू हो जाता था, and the pain used to get so severe that I couldn't sleep. And when I used to go to my ENT, he always used to give me some, वो कान का इलाज नहीं करते थे, वो नाक का इलाज करते थे कि पहले आप नाक का इलाज करिए तब आपका कान ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। तो इज देयर अ रिलेशन बिटवीन दीज थिंग्स? कान के 3 हिस्से होते हैं, एक आउटर पोर्शन, मिडिल एंड इनर।
ओके। हम शॉर्ट में बात करेंगे, जो कान का मध्य भाग का हिस्सा होता है, मिडल, उसमें हवा भरी होती है, प्योर एयर। बाकी चीजें होती हैं बट हवा भी होती है। और वो हवा का जो आवागमन होता है एक नली के द्वारा होता है, जो नली नाक के पीछे जाके जुड़ती है। उस नली को हम बोलते हैं यूस्ट्रेजियन ट्यूब। तो अगर आपको हल्का सा भी जुकाम होगा जी। वो ट्यूब ब्लॉक हो जाएगी और कान पे इफेक्ट आता है। इसीलिए जो लोग फ्लाइट्स में, अब तो बिकॉज ऑफ कॉस्ट कटिंग नहीं मिलता, बट फ्लाइट्स में पहले टॉफीज मिलती थी कि Of जैसे जब course. आप टेक ऑफ कर रहे हैं हाँ। और लैंड कर रहे हैं तो उस समय प्रेशर चेंज हो रहा है, और बाहर का प्रेशर आप कान के अंदर के प्रेशर से मेंटेन कर सकें, उसके लिए आप प्रॉपर सॉलो करते रहो ताकि वो ट्यूब चलती रहे। जब हम सॉलो करते हैं जी। तो ट्यूब खुल बंद होती है। अच्छा, तो उससे प्रेशर इट इज ऑल्सो रिलेटेड। या ओके। तो सर मैंने बहुत बार देखा है कि जब बेबीज होते हैं एंड दे आर ट्रैवलिंग इनटू अ फ्लाइट, बिकॉज आई जस्ट रियलाइज्ड इट, तो उनको जो एयर प्रेशर में उनको प्रॉब्लम होती है ईयर में, उसको कम करने का कोई तरीका है? इज देयर अ टिप? दे शुड नॉट बी स्लीपिंग व्हाइल टेकिंग ऑफ एंड लैंडिंग, ओके। एंड बेटर इज उनको फीड कराते रहे। अगर वो फीड करेंगे तो जैसे वो सॉलो करेंगे उनकी यूस्ट्रेजियन ट्यूब अपने आप चलेगी। But sir, most of the parents do this, that before taking off, they ask their babies to sleep or they make them sleep because problem ना हो अगल बगल वाले लोगों को और complaints ना आए। तो is that a right thing? जैसे आपने नो, व्हाइल टेक ऑफ एंड लैंडिंग बेस्ट इज कि बच्चों को कुछ च्यू करने को दे दें, क्योंकि of course same procedure। हाँ, बिकॉज दे आर नॉट वेरी गुड इन मेंटेनिंग द एयर प्रेशर, वो अपने आप नहीं कर पाएंगे। तो बेस्ट इज फॉर दैट। सेम थिंग गोज इन, अगर आप स्क्यूबा डाइविंग भी करते हैं Yeah. तो स्क्यूबा डाइविंग में सिखाया जाता है कि जब आप जाओ तो अपना यूस्ट्रेजियन ट्यूब प्रेशर मेंटेन करिए, बिकॉज अगर आप थोड़ा सा भी डीप गए, मोर देन 10 मीटर्स विच इज अ वेरी शॉर्ट फॉर स्क्यूबा डाइविंग, 10 मीटर्स भी अगर आप गए और आपने अगर मेंटेन नहीं किया तो या तो आपको इतना गिर चक्कर आएगा कि आप यू कैन लूज योर कॉन्शियसनेस, और ईयरडम रप्चर भी हो सकता है उसमें। तो सर कंटिन्यूइंग द क्वेश्चन, ऑफ कोर्स जैसे कि 350 इम्प्लांट्स एंड 15,000 प्लस सर्जरीज के बाद यू आर अ स्पेशलिस्ट एंड वी ऑल नो इट कि आपसे कोई गलती तो होती नहीं होगी अपने ईयर ड्रम्स और नोज को क्लियर रखने में। तो ऐसा कोई होम रेमेडी है जो आप भी यूज करते हो अभी तक? सी, होम रेमेडीज बहुत अच्छी हैं और हम भी रिकमेंड करते हैं, जिसमें से एक सबसे कॉमन है जल नीति। एंड द प्रॉब्लम इज कि अगर ईएनटी सर्जन अपनी फीस लेके बोले तो लोग नहीं करेंगे, वही चीज बाबा रामदेव बिठा के करता है तो लोग कर देते हैं। बट इट इज अ वेरी गुड थिंग। एंड ऑन अ लाइटर साइड, आई नो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हिज नेम इज मिस्टर मेहता इन यूएस। उन्होंने जल नीति के पॉट्स, द कंपनीज नेम इज नीलमेड, का जल नीति के पॉट्स यूएस में बेचे हैं, एंड इट इज अ बिग थिंग। सो इवन एज एन ईएनटी हमारे पास भी अगर कोई आता है तो हम सबसे पहले, अगर इन्फेक्टिव नहीं है तो जल नीति बहुत ही अच्छी चीज है बेसिक ईएनटी प्रॉब्लम्स के लिए। ऐसे ही घर के कई नुस्खे, जो जैसे घर पे काढ़े बनते हैं, हल्दी का दूध होता है, बहुत अच्छी चीजें हैं। लेकिन नेचर ने हर चीज को एक बैलेंस दिया है। ऑफ कोर्स हर चीज की कमी और एक्सेस दोनों में नुकसान है, चाहे वो ऑक्सीजन ही क्यों ना, उसकी कमी हो भी हो, ज्यादा भी हो, दोनों में नुकसान है। सेम इज दिस, जो कोविड में देखने को मिला कि लोगों ने काढ़ा इतना ज्यादा पी लिया कि उनको गैस्ट्रिक अल्सर्स होने लगे, बवासीर होने लगा। हाँ। सो हमारे पास अभी भी कई पेशेंट्स ये आते हैं कि हल्का सा कुछ वो गर्म पानी के ही गरारे इतने करते हैं कि उसी से मुंह छिल जाता है। तो वी हैव टू टेल देम कि हाँ, वंस अ डे इज फाइन, इन लिमिट इज फाइन, एक्सेस इज नॉट फाइन। एंड सेकेंडली, व्हाट्सएप ज्ञान पे ना जाए, चाहे हल्दी से कैंसर और सब कुछ ठीक हो सकता है, उस पे ना जाए। जो घर के बड़े बुजुर्ग के नुस्खे हैं वो फिर भी ठीक है, एंड वी ऑल्सो यूज इट, उसमें कोई गलत नहीं है। एक बहुत कॉमन नुस्खा है जो हमारी दादी, नानियां, इवन आवर मदर्स, दे ट्राई टू से कि 3 दिन रुक जाओ। अगर कोई भी सर्दी, खांसी, जुकाम हो रहा है, नाक में प्रॉब्लम हो रहा है, 3 दिन रुको। इवन इफ यू डोंट फील गुड आफ्टर 3 days, और आइदर पुट ऑयल, थोड़ा सा ऑयल गरम करो एंड पुट इट आइदर इन योर नोज और इन योर ईयर इफ यू आर फेसिंग सम काइंड ऑफ एन इश्यू। तो क्या ये एक्चुअली सही है? 3 दिन रुकना चाहिए डॉक्टर के पास कंसल्ट करने से पहले? सी, हम उस बेसिक फिजियोलॉजी को समझे पहले जी। कोई भी खांसी जुकाम होता है टू स्टार्ट विद वायरल ओरिजिन होता है, कोई भी हो रहा है, बेसिकली वायरल ओरिजिन है। 2 दिन बाद, 2 या 3 दिन बाद उस पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन एड ऑन होता है। ओके। अगर यही चीज हम सोचे कनाडा की या कोई कोल्ड क्लाइमेट
कंट्री की, तो वहां पे यूजुअली एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब होती नहीं है, क्योंकि उनका टेम्परेचर इतना डाउन है कि वहां बैक्टीरिया वैसे ही सर्वाइव नहीं करता। वहां खाना भी रात में फ्रिज में कमरे के बाहर अपनी बालकनी में रख देते हैं वो लोग, जी। बिकॉज वहीं पे बर्फ जमी हुई है, तो वो खाना ही आपका खराब नहीं होता। तो आपके इन्वायरमेंट में इतना बैक्टीरिया नहीं है कि आपको लगेगा। वायरस आपकी इम्यूनिटी को डिस्टर्ब करता है और बैक्टीरिया से सेकेंडरी इन्फेक्शन होता है, इसीलिए हमें, और हम टेम्परेट एनवायरनमेंट में, इसीलिए हमें एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है। तो मैं भी कहूंगा, अगर खांसी जुकाम है, इनिशियल में है और आप घर के नुस्खे ले रहे हैं, जी। 1 से 2 दिन में कोई दिक्कत नहीं है। एंड अगर आप बॉडी इम्यूनिटी आपकी अच्छी है एंड सिंपल आप घर के नुस्खे ट्राई करें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार अगर बुखार आ गया या दिक्कत बढ़ रही है तो जरूर दिखाएं। घी तेल बिल्कुल ना डालें। ओके, तो उसके घी हमारे तेल, साइड, हाँ। उसके हम स्पेशली कान में, क्योंकि हमने जितने भी पेशेंट्स हमारे पास अब आने लगे हैं, घी तेल डाल के जो कान में आते हैं, उनको उनके साइड इफेक्ट्स बहुत मेजर हो जाते हैं। कुछ वो कान में साइड बिल्कुल इफेक्ट्स, सीधे सीधे हमने कान के पर्दे के इन्फेक्शन जो लेट आते हैं, पर्दे में छेद भी देखा है। मे बी तेल की क्वालिटी शायद अब वो ना रही हो जो पहले, क्योंकि तेल अभी से नहीं, बहुत सालों से डाला जाता हाँ है। हाँ, शायद अब वो तेल की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं रही, ये कह लें, रीजन हमें नहीं मालूम। बट अब हम कई देखने लगे हैं कि जो तेल डाल के आ रहे हैं स्पेसिफिकली कान में, उनमें इन्फेक्शन बहुत हो रहा है, और जो लेट आ रहे हैं उनमें पर्दे में छेद भी हो रहा है। सर, टू बी ऑन अ वेरी सेफर साइड, हमने ये कहा जाता है कि सम बॉयज आर नॉट गुड लिसनर और सम पीपल इन जनरल आर नॉट गुड लिसनर्स। तो क्या ये एक मेडिकल कंडीशन है जहां पे हम कानों को सही कर सकते हैं, या फिर इट्स जस्ट पीपल? See, good listener in the sense is, again, if you have a hearing loss, you're not able to hear, is one thing. Okay, You're able to hear and you're not responding. that is another. That is another thing. So that is what is between both the ears. That is not ENT, that is neuro. ठीक है, तो मूविंग ऑन, आप एक इंसिडेंट बता सकते हैं जहां पे आपने ये सोचा हो कि गलती कर दी ईएनटी में या डॉक्टर बनके, कि अब तो मेरा हो चुका है? कोई इतना आपसे एक ऐसा सवाल पूछा गया हो किसी भी पेशेंट ने, एक ऐसा इंसिडेंट जो आपको कभी भी याद आए? ऑफ कोर्स 15,000 प्लस सर्जरीज आर टू मेनी। अदरवाइज तो नहीं, क्योंकि जब हम इतने सालों से, मैं 15 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं, एंड ह्यूमनली इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 100% किसी को भी सेटिस्फाई कर सको। तो आई डू हैव पेशेंट्स जो, हाँ, 1% मैं कहूंगा कि जिनको मुझसे ज्यादा उम्मीदें थी। बट मैं एक ही चीज कहूंगा कि जिस शहर में मैं रहता हूं, उस शहर में न्यूसेंस वैल्यू बहुत ज्यादा है। तो बिकॉज ऑफ दैट न्यूसेंस वैल्यू सबका नुकसान होता है, मेरा नहीं, सबका, पब्लिक का भी। उसका एक बहुत कॉमन रीजन बताऊं, अगर हल्का सा भी आपके पेशेंट को खराबी ज्यादा है तो ग्वालियर वाले, कई आपने सुना होगा, दिल्ली जाओ दिल्ली जाओ। जी जी। ऐसा नहीं कि हम ठीक नहीं कर सकते, हमें प्रॉब्लम नहीं चाहिए, आप दिल्ली जाओ। लेकिन पब्लिक के लिए दिल्ली जाना, और वहां से फिर फोन आता है हमारे पास कि सर आप इतना जुगाड़ लगवा दो कि डॉक्टर तो मिल जाए, तब उन्हें डॉक्टर की वैल्यू समझ में आती है। तो यहाँ पे बहुत से हॉस्पिटल्स जो पेशेंट्स को इनकार कर रहे हैं, उसका रीजन ये नहीं है कि वो ठीक नहीं कर सकते जी, उसका रीजन ये है कि वो प्रॉब्लम फेस नहीं करना चाहते, वो न्यूसेंस वैल्यू फेस नहीं करना चाहते, तो इसलिए वो दिल्ली को आते हैं। थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स सर। अब आपको हम सोचने का बिल्कुल समय नहीं देंगे। अब हमारे पास एक सेकेंड राउंड है जो है रैपिड फायर राउंड, जो हम चालू करेंगे और आपको तुरंत जवाब देना होगा। ठीक है, आर यू रेडी? लेट्स स्टार्ट इट। आपके क्लिनिक में सबसे कॉमन प्रॉब्लम? फॉरेन बॉडी सेंसेशन, गले में खराश। लाउड म्यूजिक स्ट्रेस बस्टर होता है या ईयर किलर होता है? बोथ। वर्स्ट साउंड क्या होता है, ट्रैफिक का साउंड या फिर ईयरफोन्स का? Whichever is louder. ठीक है, ये वापस से आते हैं, ईयरफोन्स या डांट, किससे ज्यादा फर्क पड़ता है? ईयरफोन्स या डांट? Whichever is louder. वो टेक्निकल बात की अगर मैं बात करूं, कान में नुकसान किससे होगा, हाँ, बट वो दिमाग तक क्या नुकसान हो बात अलग है। आपका सबसे एक अभी तक का सबसे अजीब क्वेश्चन जो किसी ने भी आपसे पूछा हो? फ्रॉम पेशेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू? जी।
टंग टाई के ऊपर मैं क्योंकि एक बहुत ही इस पे मैं थोड़ा 2 मिनट बोलना चाहूंगा, जी प्लीज। क्योंकि हमारे पास अभी भी कई पेशेंट्स आते हैं जिनको बच्चा बोल नहीं रहा है एंड 3 साल हो गया कि हाँ वो तातू काटना होगा, जो जी जी ऑफ नीचे कोर्स। जबान के नीचे एक लेयर होती है, उसको हम फ्रेनलम ब्रेथ बोलते हैं, टंग टाई टेक्निकली बोलते हैं कि तातू, जनरल लेमन लैंग्वेज में कि तातू काटना होगा, जी कि बच्चा बोल नहीं रहा है, आप तो तातू काट दो। और कई बार कटवा के आते हैं, कटवा लिया फिर भी नहीं बोल रहा है। सो एक्चुअली मुझे सबको समझाना पड़ता है कि इसका बोलने से कोई कनेक्शन नहीं है। जी हम उसके कंसेप्ट पे रहते, तातू क्या है कि आपकी जबान को उठने नहीं दे रहा है, तो बच्चा बोलेगा लेकिन तुतलाएगा, और वो भी वो स्पेसिफिक अक्षर जिसके लिए जबान को उठ के अपने पैलेट पे, तलुए पे टच होना है, तो त को स बोलेगा। तो अगर पेशेंट मेरे पास आके बोलता है कि भैया कि तुतला रहा है, तो हाँ मैं तातू देखूंगा। बच्चा बोल रहा है कि वो बोल ही नहीं रहा है, हाँ। सिर्फ मम्मी पापा बोल रहा है और कुछ बोल ही नहीं रहा, 3 साल का बच्चा, जी तो मीन्स तातू नहीं है, कुछ और है। तो मेजर ये एक मिथ कंसेप्शन जो तातू को लेके है कि हर चीज का सोल्यूशन तातू, वो गलत है। एंड सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडे सिनेरियो इज वर्चुअल एटेक्सिया। आज कोविड के पहले जब सोशल मीडिया एंड मोबाइल कम था, लिमिटेड था, जी हमारे पास कोई बहरा बच्चा 5 साल का आता था तो मैं उसकी जांच कराऊं तो 100 में से 95% में वो गूंगा बच्चा जब आता था 100 में से 95 में वो बहरा निकलता था, गूंगा बहरा पैदाइशी होता था। आज की डेट में अगर मेरे पास 4-5 साल का बच्चा आ रहा है जो बोल नहीं पा रहा है, मैं जांच कराता हूं तो सुनने में नॉर्मल निकलता है। फर्क क्या हो गया? फर्क ये हो गया कि बच्चों को माँ बाप ने पैदा होते ही मोबाइल पकड़ा दिया और डिमांड फीड कम बंद हो गई। बच्चे का टाइम हुआ, ब्रेकफास्ट लंच डिनर मुंह में ठूस दिया, सूसू पॉटी करो और मोबाइल देखो और टीवी देखो, तो बच्चे के ब्रेन ने बोलना सीखा ही नहीं। दिस इज नोन एज वर्चुअल एटेक्सिया। 5 साल का बच्चा सब कुछ नॉर्मल जी बोलता नहीं है क्योंकि उसका काम इशारे से चल रहा है, टीवी ऑन, खाना, सुसु पॉटी, काम हो गया। This is known as virtual attaxia. so this problem is becoming common these days. Very common, and the cause is plain social media, TV, mobile, nothing else. बहुत common problem है। गले के दर्द का सबसे इजी सॉल्यूशन? इट्स वो कहते हैं ना, मोर नॉलेज मोर कंफ्यूजन। तो बिकॉज गले के दर्द के हमारे अकॉर्डिंग बहुत से रीजंस हो सकते हैं। सबसे कॉमन तरीके का सबसे इजी सॉल्यूशन आज की डेट में विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। जी सिंपल एसिडिटी से हो सकता है। आज की डेट में कई बार वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं जिनकी वजह से थ्रोट पेन हो रहा है। दीज आर कॉमन कॉजेस में कॉमन। अगर मुझे शांति चाहिए तो should I go to the mountains or should I just plug in my earphones and start the noise cancellation and I should stay put? सी मतलब टेक्निकली स्पीकिंग ऑल्सो शांति चाहिए तो वो तो इट इज रिलेटेड टू योर थॉट प्रोसेस। जी सो वट एवर इज हैपनिंग आउटसाइड इज अफेक्टिंग यू, सो यू नीड योर ब्रेन टू शट दैट व्हाट इज अफेक्टिंग यू। तो उसके लिए ना आपको हेडफोन्स चाहिए ना माउंटेन चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए। मेडिटेशन विल बी अ राइट वर्ड। आपके फेवरेट ईयरफोन ब्रांड्स? एनीथिंग विच गिव मी गुड नॉइज, गुड वॉइस। रॉक कॉन्सर्ट या मेडिटेशन कॉन्सर्ट म्यूजिक? सॉरी, रॉक वुड प्रेफर। सो does rock affect your ears or like ऐसा कुछ? आई एम नॉट रीच्ड द स्टेज ऑफ मेडिटेशन एज ऑफ नाउ। एक ऐसी आवाज जो आपको हमेशा खुश करती है? मेरी बच्चों की और मेरी बीवी की। सर बीवी आपने ऐड किया है, सर बच्चों की तो मैं मान सकती हूँ, सर बीवी आपने ऐड किया कि अगर गलती से देख लिया मैम ने तो आपने मेरे को मेंशन ही नहीं किया है। खाना भी खाना है मुझे। ठीक है। ज्यादा डैमेज क्या कर सकता है, छोटी उम्र से ईयरफोन्स यूज करना या फिर लाउड नॉइजेस के पास रहना? दोनों। सबसे जल्दी क्या डैमेज करेगा आपके ईयर्स को? सी देयर आर 2 फैक्टर। आप ईयरफोन्स लगाएं चाहे लाउड नॉइज कैसे भी आए, लाउड नॉइज इज वेरी हार्मफुल टू योर ईयर्स और उसमें स्पेसिफिकली हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस होता है। ईयरफोन्स लगाने में क्या होता है, जब आप ईयरबड्स लगा रहे हैं या हेडफोन्स लगा रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है। जब ईयरफोन्स ज्यादा लंबे समय के लिए लगाते हैं तो उसमें कई बार पेशेंट्स को ईयर पेन के चांसेस और बढ़ जाते हैं।
थ्रोट पेन में ये दो कॉमन चीजें होती हैं, या तो ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से कभी कभी लोगों को होता है, या फ्रिज का पानी नॉर्मली लोग बोलते हैं अवॉइड करना चाहिए। तो दोनों में से पहला क्या अवॉइड करना चाहिए? मेरे हिसाब से लाइफ में आप कुछ भी अवॉइड ना करें, कोई भी गाड़ी खड़ी रहेगी तो खंडर बन जाएगी। तो जितना आप अपने आप को एक्सपोज रखेंगे चीजों से, योर इम्यूनिटी इज बेटर, बट एक्सपोजर शुड बी लिमिटेड, बैलेंस शुड बी देयर। फॉर यू व्हाट इज द मोस्ट अनोइंग थिंग्स? या तो कार का हॉर्न, या तो सुबह का मॉर्निंग अलार्म। कार का हॉर्न। डॉक्टर होने के बावजूद आपको एक ऐसी आवाज जो सबसे ज्यादा अनॉय करती हो। नॉइज, अननेसेसरी नॉइज। तो यू डू नॉट लाइक वेरी मच लाइक शोर शराबे वाली? हाँ, मतलब अननेसेसरी नॉइज नो। अननेसेसरली नॉइज आर जस्ट आउट ऑफ द डोर। ओके, ईएनटी सर्जन का होने का सबसे बड़ा फायदा? For me, it was my passion. ओके, So I'm satisfied where I am. क्या सुनाई देना काफी होता है या समझाना जरूरी होता है? ये बहुत डेप्थ हो गई, बट यू कैन आंसर इट। This is more for the psychologist to answer. But हाँ, समझाना और समझना ज्यादा जरूरी है। कान में घंटी बजना, इसका साइंटिफिक नाम क्या होगा? Tinnitus. आपके पेशेंट का एक मोस्ट कॉमन एक्सक्यूज? Excuse for regarding? एनीथिंग अबाउट थ्रोट, या फिर एक ऐसा पेशेंट जो आपके पास रेगुलरली बेसिस पे आते रहते हो और आपने उनको मना किया हो कि दिस इज नॉट हेल्दी। Cancer phobia. And sorry to say, but अपने यहाँ पे अभी भी ऐसे हम लोग बोलते हैं झोला छाप हैं जो उस कैंसर फोबिया का बहुत फायदा उठाते हैं। ईएनटी का बेस्ट पार्ट, सर्जरीज या कंसल्टेंसीज? कंसल्टेंट। Basically, I am a surgeon. ऑफ कोर्स। So both, but एक चीज होती है हम लोगों के मेडिकल प्रोफेशन में बोला जाता है कि बिफोर फर्स्ट यू लर्न इज हाउ टू ऑपरेट एंड हाउ गुड टू ऑपरेट, एंड विद एक्सपीरियंस यू कम टू नो व्हेन नॉट टू ऑपरेट। तो is it a common practice where doctor advise you to have a operation just because they want to make more See, name for themselves, to put it in a very basically what nice to way. make more money. Let me be very apt about it. See, मैं उसको और blunt way में लेके जाऊंगा, basically corruption. सो करप्शन, मेडिकल प्रोफेशन कोई शुद्धिकरण का प्रोफेशन नहीं है। आप एक करप्ट डॉक्टर के बच्चे हैं, आप एक करप्ट जर्नलिस्ट के बच्चे हैं, आप एक करप्ट पुलिसमैन के बच्चे हैं, आप एक करप्ट बिजनेसमैन के बच्चे हैं जी। तो आप एक करप्ट डॉक्टर ही बनोगे, क्योंकि आपने अपने माँ बाप को करप्शन करते हुए देखा है और आपने ये देखा है कि मेरे माँ बाप उस करप्शन को सही मानते हैं जी। तो आप करप्ट डॉक्टर ही बनोगे। अगर आप एक ईमानदार पुलिस वाले के बच्चे होंगे तो आप ईमानदार डॉक्टर ही बनोगे, क्योंकि आपने अपने ईमानदारी अपने माँ बाप में देखी है। कुछ लोग खुद भी अपने आप को चेंज कर सकते हैं, वो एक अलग मैटर है, बट एक इन जनरल परसेप्शन। सो करप्शन आपकी सोसाइटी में है। डू नॉट एक्सपेक्ट कि ग्वालियर में हम तो करप्ट रहेंगे और डॉक्टर 100% ईमानदार हो जाए। आपका जो करप्ट बच्चा होगा वो भी करप्ट डॉक्टर ही बनेगा। ये जो डॉक्टर्स बने हैं इसी सोसाइटी के बने, वो ऊपर से नहीं पैदा हुए। इस सोसाइटी में जितना करप्शन है उतना, हाँ, मेडिकल प्रोफेशन में करप्शन है, होगा, मैं मना नहीं कर सकता। कोई अब वो पॉलिटिशियन बोले कि नहीं हर पॉलिटिशियन ईमानदार, सामने वाला हंसेगा ही ना। ऑफ कोर्स। तो अब मुझे भी अगर आप प्रैक्टिकली पूछे, आप जर्नलिज्म के आप पार्ट हो, कंपेयर करिए नॉर्थ इंडिया साउथ इंडिया में करप्शन कहाँ ज्यादा है। हम किसी से भी बात करें हमेशा लोग बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में करप्शन ज्यादा है, साउथ इंडिया में कम है। सेम इज देयर इन मेडिकल प्रोफेशन, नॉर्थ इंडिया में करप्शन ज्यादा है, साउथ इंडिया में कम है। एजुकेशन लेवल ज्यादा है, अवेयरनेस ज्यादा है, ऑफ कोर्स। तो वो चीज है। एक बेसिक स्टीरियोटाइप जो ईएनटीज के लिए हमेशा माना जाता है, आई एम डिडंट गेट योर, लाइक एक बेसिक स्टीरियोटाइप जो हर ईएनटी के लिए एक साथ जुड़ जाता है, जो भी ईयर नोज और थ्रोट के डॉक्टर्स हैं उनके साथ एक
एक स्टीरियोटाइप जुड़ा हुआ है, वो क्या है जो आपने हमेशा सुना हो कि अरे आप तो ईएनटी के डॉक्टर हो? ऐसा कोई स्टीरियोटाइप आपने आज तक कभी फेस किया हो? अभी तक तो नहीं। दैट्स गुड। एक एडवाइस जो आप देना चाहेंगे फॉर ईयर, फॉर नोज एंड फॉर थ्रोट, ओनली वन एडवाइस इफ यू कैन। हेल्दी लाइफस्टाइल एंड स्टे अवे फ्रॉम व्हाट्सएप ज्ञान। कोई सुनने की बीमारी हो जिसको, जो हम ऑलरेडी बहुत डिस्कस कर चुके हैं, उसको अगर सही राह पे जाना हो तो उसको हम कॉमन लोग कैसे सही कर सकते हैं? प्रॉपर सुनने की बीमारी है तो मतलब हियरिंग लॉस है उसको, तो गो टू एन ईएनटी, गेट इट प्रॉपरली डायग्नोस्ड। है क्या, वजह क्या है? कोई भी चीज की अगर आप बीमारी की जड़ पे नहीं पहुंचोगे तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो फर्स्ट थिंग इज उसकी जड़ पे पहुंचे, कॉज क्या है उसका। तो ऐसा बोला जाता है, सुनो सबकी करो मन की, ये एक मेडिकल प्रोफेशन में कितना हानिकारक हो सकता है? यानी अगर एक पेशेंट खाली आपकी सुन के चला जाए पर करे फिर भी अपने मन की, तो ये हानिकारक उसके लिए ऑन लेवल कितना हो सकता है? यानी देखिए, डिपेंड करता है उसका मन किस राह पे चल रहा है। जी, हो सकता है उसका मन भी सही राह पे चल रहा हो, बट नॉर्मली व्हाट आई हैव सीन इज कई पेशेंट्स, स्पेशली मैंने ये भी देखा है बीच में, तो ये भी हमारे पास कुछ पेशेंट्स आए थे जो कैंसर का ट्रीटमेंट ले रहे थे, व्हाट्सएप ज्ञान के चक्कर में, हल्दी के चक्कर में वो कैंसर ट्रीटमेंट छोड़ दिया। तो दैट इज वेरी हार्मफुल। मैंने जैसे आपको बोला घर के नुस्खे कुछ हद तक ठीक होते हैं, आप वो चीज कर रहे हो एक लिमिट में, गुड। उसको आप एक्सेस कर रहे हो तो गलत है। सर, एक वेरी कॉमन हेल्थ एडवाइस या हेल्थ मैनेजमेंट जो हम एवरी सुबह उठ के, इवन द यंगस्टर्स ऑफ दिस जनरेशन एंड चिल्ड्रन और द adults can follow it, like Very difficult to follow. Stay away from social media and limit your social. It's not possible to stay away. Limit your social media. Second, a healthy lifestyle. Give your body at least half an hour to 1 hour in a day. and right now when the summers are approaching, right, so what is clay pot water more healthy या घड़े का पानी पीना ज्यादा हेल्दी है फ्रिज के पानी से? ऐसा कॉमन मिथ है, माना जाता है। हमारे घर पे भी क्ले पॉट भी चलता है, फ्रिज का भी चलता है। आई एम मोर कंफर्टेबल विद कोल्ड वाटर, माई वाइफ एंड माई किड्स आर मोर कंफर्टेबल विद क्ले पॉट, सो दोनों में कोई नुकसान नहीं है मेरे हिसाब से। पर अगर एक्सेस में हो फ्रिज का पानी तो उसमें क्या नुकसान होता है बहुत लोगों को? अगर आपकी बॉडी कैन टॉलरेट इट, मैं जैसे फ्रिज का पीता हूँ, बॉडी टॉलरेट्स इट, तो कोई नुकसान नहीं। योर बॉडी शुड बी एबल टू टॉलरेट इट। Thank you so much, sir. This will be the end of our podcast. Thank you. And thank you so much. आपने हमारे सारे questions के इतने प्यार से और इतने सरलता से आंसर दिए। Thank you. So that is it for today. And अगली बार आपसे एक अगले podcast में जरूर मुलाकात होगी। Thank you.